हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसमें आपका समीक्षा अधिकारी का भी पेपर लगा हुआ है, यूपीपीसीएस का है, फिर बाकी और अदर एग्जामिनेशन है वो भी आने वाले हैं। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो कि आपके नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले हैं, इसमें वन लाइनर ही क्वेश्चन है। आई होप को ये सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और इस वीडियो में हम केवल आज आपके एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। यूथ कंपटीशन की बुक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के मध्य प्रदेश में है। प्राचीन भारतीय इतिहास नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान कहाँ से मिला है? तो महागढ़ा से मिला है। प्रारंभिक मनुष्यों का उपयोग किए जाने माइक्रोलिथ का मतलब क्या था? पत्थर के जो औजार थे वो छोटे हो गए थे, छोटे आकार के हो गए थे। फिर पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण काल स्थल है एक हुना शागी है। सेल्ट क्या है? सेल्ट एक उपकरण था नवपाषाण कालीन। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। पुरातात्विक स्थल गर्त आवासों का प्रमाण बुर्ज से मिले हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान प्रांत के बलूचिस्तान से मिली है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातात्विक कोल्डीहा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। प्रागैतिहासिक स्थल होमो इरेक्टस की खोपड़ी कहाँ से मिली है? तो हथनौर से मिली है। और ये बुर्ज होम से ही बारहसिंगा के सींगों के अवशेष मिले हुए हैं। जोरवे कल्चर, जिसको चालकोली के पुरातात्विक स्थल के रूप में भी है, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति पाई गई है। और जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व के स्थल हैं बुर्ज होम में। ये थे हमारे पूरा पाषाण काल से इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। और 1948 में अर्नेस्ट मैके ने पक्की ईंटों और नालियों, मतलब कि जो जल निकासी की व्यवस्था थी एंशिएंट हिस्ट्री में, वो काफ़ी अच्छी थी। सुदृढ़ उनकी नाली की व्यवस्था थी और जल निकासी का प्रबंधन बहुत काफ़ी अच्छा था। अब सिंधु घाटी सभ्यता में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का सुरतोगई ये अफगानिस्तान में मिला है। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार एक प्राकृतिक चारकोल से उसको जलरोधी बनाया ताकि उसमें जो पानी भरा जाता था वो पानी बहकर कहीं और नहीं जाता था। तो उसमें लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों ने हिंदोस कहा था। इसी हिंदोस के नाम पे हमारे देश का नाम सिंधु फिर हिंद के नाम पे हिंदुस्तान पड़ा था। दायमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। धौलावीरा शहर हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु मिली थी? तो तांबा धातु मिली थी। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में टेराकोटा हल का मॉडल पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का आकृति कहाँ से मिली? तो बनावली से मिली थी। 1990 में धौलावीरा की खुदाई RS बिष्ट ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा बीपीसीएस में भी पूछा है कि धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू? RS बिष्ट ने की थी। धौलावीरा और लोथल में प्राचीन हड़प्पा बस्तियाँ वर्तमान राज्य में गुजरात में है। हड़प्पा और लोथल और धौलावीरा है हमारा गुजरात में। हड़प्पा स्थल कालीबंगा से हल रेखाओं के यानी जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर गुजरात में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ लोथल में पाई गई हैं। अनेक विद्वानों का ऐसा मानते हैं कि टिग्रस और यूफ्रेटस ये दोनों नदियाँ मेसोपोटामिया में थी। तो इस सिंधु घाटी में मेलुहा सभ्यता को कहते थे, यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता उसके साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं, क्योंकि उसमें मेलुआ शब्द का जो यूज हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के अनुसारों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि कौन सा ऐसा शहर है जिसको 3 भागों में बांटा गया? तो धौलावीरा है। राखीगढ़ी कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। हड़प्पा स्थल की नृत्य करती हुई लकड़ी की जो आपकी डांसिंग गर्ल थी वो किसका बना हुआ था? सॉरी, लकड़ी नहीं, लड़की था। तो ये किसका बना हुआ था? कांसा का बना हुआ था। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दायमाबाद परवरा नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दायमाबाद किस नदी के किनारे? तो परवरा नदी के किनारे है। दायमाबाद हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का रोपड़ पंजाब में पाया जाता है। कालीबंगा राजस्थान में। और कालीबंगा में जुताई वाले खेत के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 5वीं BC में पुराने फारस शब्द हिंदू का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि वैदिक सभ्यता देखते हैं कि भारत में जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है। इस जन का सर्वप्रथम वेद का मतलब ऋग्वेद में मिलता है। लौह पुरुष को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहा का इस्तेमाल होने लगा था। ऋग्वेद में 10 राग युग में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। और जन इनकी आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई थी, उनको जन कहा जाता था। नेक्स्ट है कि व्यास नदी प्राचीन में विपाशा नाम था इसका। और जो वैश्य लोग थे वो वैदिक काल में वर्ण रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करते थे। और वितस्ता किसका नाम था? तो ये झेलम नदी का नाम था। तो इसमें पूछा है कई सारी नदियों को, जैसे व्यास का विपाशा हो गया, वितस्ता झेलम का हो गया। नेक्स्ट है
कि सामवेद क्या है, संगीत से संबंधित था और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है। वैदिक कालीन चतुराश्रम यानी कि 4 आश्रम की बात कही गई कि इसमें पारिवारिक अवधि के लिए गृहस्थ आश्रम की बात है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य दर्शन से, कपिल मुनि का संबंध किससे है तो सांख्य दर्शन से है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है तो आयुर्वेद है। ऋग्वेद से संबंधित विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजा की जाने वाली नदियों के बीच का संवाद किसमें है तो व्यास और सतलुज नदी का है। अथर्ववेद में 20 खंडों का संग्रह है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम परुश्री है। तो इसमें 3 नदियाँ हो गई। रावी का नाम परुश्री हो गया, झेलम का वितास्ता हो गया और व्यास का विपाशा हो गया। वेदांग के संदर्भ में अनुष्ठान का मतलब क्या था तो कल्प है, अनुष्ठान को दर्शाता है। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ है मवेशियों का स्वामी। गोपति का मतलब मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो कि नदी लुप्त हो गई अभी वर्तमान में। अब महाजनपद का देखते हैं कि मगध महाजनपद गंगा और सोन नदी के बीच में नदियों से घिरा हुआ था। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। राजगिरी मगध की राजधानी था मगध जनपद की। और मगध में क्या था कि प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था। और भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल से के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ था, जो जिनका अंगुत्तर निकाय में उसकी जानकारी मिलती है कि 16 नया महाजनपद थे। और चंपा शहर को क्या है, इसकी चंपा की राजधानी अंग है। मगध का उत्कर्ष के बारे में देते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना मतलब कि नंद वंश के बाद ही मौर्य राजवंश की स्थापना हुई थी। बिंबिसार ने अवंती के राजा को अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा अंग को किसने बनाया था तो बिंबिसार ने बनाया था। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था और प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी। हर्यक वंश के मगध के पहले शासक बिंबिसार थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु और इसका बिंबिसार का पुत्र था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। आप जैन धर्म से देख लेते हैं। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे तो वर्धमान महावीर थे। महावीर को मोक्ष का स्थान कहाँ वो पावापुरी में हुआ था। वर्धमान महावीर ज्ञात्रक या इसको जातिक क्षत्रिय के प्रमुख पुत्र थे, क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे और ये 24वें तीर्थंकर थे। इन्हीं की पूजा की जाती है स्पेशली जैन धर्म में। व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष वर्ष मनाया जाता है, यानी पर्व मनाया जाता है तो ये जैन समुदाय का है। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में कहाँ पे हुआ था मतलब बिहार में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। संथारा जैन धर्म समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। संथारा प्रथम और चौथे जैन तीर्थंकर जन्म स्थान के रूप में पवित्र शहर अयोध्या में है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन का मतलब क्या होता है, जिनका मतलब होता है विजेता। महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में वल्लभी गुजरात में है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप है। बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ था तो बोध गया था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति को अजातशत्रु द्वारा संरक्षण दिया गया था। अपने महानिर्माण से पहले बुद्ध ने अंतिम आदेश वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध संगीति की गई थी 483 ईस्वी में ही। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में की गई थी। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में कनिष्क के समय विभाजित हो गया था। स्तूप गौतम बुद्ध के जीवन की मृत्यु से मतलब स्तूप कहाँ बना हुआ था जहाँ उनका मृत्यु का वो कह सकते हैं कि उनसे उस घटना से संबंधित है। त्रिपिटक क्या है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बुद्ध धर्म संघ है, या तो विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं सुक्त पिटक में। उपदेश उनका सुक्त पिटक में है और जितने भी नियम कानून विनय पिटक में और दर्शन की बातें अभिधम्म पिटक में है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर के चौथे बौद्ध परिषद में स्थल के लिए चुना गया था, यानी कि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। भारत के बौद्ध स्थल में गौतम बुद्ध के सबसे पहले धर्म का प्रचार धर्मचक्र प्रवर्तन करते हैं। उन्होंने धर्म का पहला प्रचार सारनाथ में किया था। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो गोम्पा कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित नटराज के बारे में कि नटराज क्या है तो यह ब्राह्मणी नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम की है। ब्रह्मा की बहुत कम पूजा की जाती है। पूरे भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर भी है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से नयनारों के नेतृत्व में हुआ था। तो इस नयनार जो थे वो शिव के उपासक थे। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे लकुलिश थे।
और मौर्य वंश देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का सिंहासन पर बैठा था। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करने का जिम्मेदार कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने विभाजित किया? मेगास्थनीज ने किया है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य के एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, यानी कि इंद्रप्रस्थ को बाहर था, वो उसमें शामिल नहीं था। और अर्थशास्त्र क्या था जिसको चाणक्य ने लिखा था? तो अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में आमत्य का मतलब क्या था? तो मंत्री और अधिकारी होते थे। मौर्य शासन में कलिंग की विजय अशोक ने प्राप्त की थी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वां वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 8वें वर्ष पर अशोक मौर्य शासन में कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित करने के लिए सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। और 1322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता के अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का मतलब समाप्त करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। समाहर्ता नामक अधिकारी क्या था? तो कर का निर्धारण करता था। मौर्य राज्य का संस्थापक राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। और जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस में भी पूछा हुआ है कि जेम्स प्रिंसप ने मतलब कि अशोक के पहले स्तंभ को पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसप था 1837 में। ब्राह्मी लिपि अभी सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती। बृहद्रथ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। उसने धम्म की नीति को अपना लिया था और अपना हथियार मतलब रख दिया था कि अब वो धम्म पे चलेगा, इतने सारे खून खराबा नहीं करेगा। मौर्य राजवंश से संबंधित है तो बिंबिसार हर्यक वंश का था, मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण करवाए थे, जिससे अशोक के शिलालेख बोले जाते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज 1958 में की गई थी। उसके बाद भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक का स्तंभ का संबंध सांची का जो स्तंभ है वो अशोक से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। सेलूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध को लड़ा था। गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है, मौर्य के शासन के दौरान बनाई गई थी। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने कलिंग वर्तमान में तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। देवनाम प्रिय किसका नाम था? तो अशोक का नाम था। उसके बाद मौर्योत्तर देखते हैं कि पोस्ट मौर्य में कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट। तो पुष्यमित्र संग जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश जिसका नाम था शुंग वंश की स्थापना की थी। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था। तो किसने किया था? कनिष्क के दरबार में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया गया। तो निंगथौजा राजवंश कभी कभी पूछा गया है एसएससी में स्पेशली कि कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में था। उड़ीसा में देवगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा अभिलेख तो कहाँ पर है? खारवेल में। विक्रम संवत का शुरुआत हुआ था 57 ईसा पूर्व में। गौतम पुत्र सातकर्णी के लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, यानी कि जो सातकर्णी बनता है या सातवाहन बनता है वो स्पेशली ब्राह्मण बनते हैं। और ये माता सतात्मक की ओर भी दिखाते हैं क्योंकि उनकी माता का नाम आगे जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। आंध्र प्रदेश राज्य में गोटी प्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल के सामुद्रिक व्यापार का प्रमाण प्रदान करता है। विदेशी आक्रमण के बारे में बात करते हैं। सेल्यूकस निकेटर विदेशी आक्रमण ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को, जैसे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। और उनकी बेटी थी कार्नेलिया, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी गई थी। 113 से 150 में भारत में शक राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। सिकंदर ने हाइडेस बीच के युद्ध में पोरस को हराया था। प्रथम हुलू आक्रमण 458 ईस्वी में हुए थे। कनिष्क ने राजा हान हो ती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे, और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। अब देखते हैं गुप्ता एम्पायर यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग पर स्थिति है, जो कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। अब सीमावर्ती राजवंश जैसे पाल, सेन, कश्मीर के कामरूप वाले कौन कौन थे? पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा महेंद्र पाल के दरबार में दरबारी कवि थे। अब नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। भारत में असम
को कामरूप के नाम से जाना जाता है। वर्धन राजवंश में भास्कर वर्मन ने कामरूप पर शासन किया। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। उदयपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। राजपूत काल में देखिए खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। सबसे प्रसिद्ध चहमान या चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय थे, जो 1192 अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी से हार गए थे। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी में भोजशाला की संरचना का निर्माण परमार राजवंश के संरक्षण में किया गया था। जयमाल और फत्ता वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभाव सौंपा गया था। चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज कांजकुब की राजधानी बनाया था, मतलब कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। जब हार निश्चित हो जाती है तो राजपूत पुरुषों को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस नहीं आ सकते थे। प्रतिहार वंश में महानतम शासक था मिहिर भोज। पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता से विवाह किया था। वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। दो प्रमुख शहर दिल्ली और अजमेर चहमानों के नियंत्रण में थे। मोहम्मद गोरी ने 1191 में चौहान शासक से हार गया था। अब देखते हैं प्राचीन भारतीय में कला और साहित्य। गुप्त राजा कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय थी। तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली द्रविड़ थी। पंचायतन शैली की स्थापना 5 मंदिर होते थे, इसलिए उसको पंचायतन मंदिर कहा जाता है। नालंदा बौद्ध विहार भारत के बिहार में स्थित है। उत्तर प्रदेश भीतरगांव में ईंटों वाला पहला मंदिर है। कि पूछता है कि ईंटों वाला पहला मंदिर कौन सा था, तो ये उत्तर प्रदेश के भीतरगांव में है। अब सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में भारतीय राज्य बिहार बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है, जिसे बराबर की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में स्थित रावणफाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य का एक उदाहरण, जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव का एक अवतार है, जिसको कांदरी मंजूनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर तत्व, गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। होयलेश्वर मंदिर का निर्माण कालाशिष्ट पत्थर से हुआ है। होयसल राजा ने 1150 में करवाया था। अब देखते हैं मौर्य द्वारा नागार्जुनी गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। मौर्य स्तंभ सारनाथ में पाया गया था, जिसपे यानी लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर एक जीता जागता उदाहरण है। मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 गुफाएं हैं और 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। श्री ब्रह्मपुरी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामभर स्तूप वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के राज्य में स्थित है उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव एलिफेंटा गुफा में पाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है। हर्मिका बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। अब देखते हैं बाघ की गुफाएं, जो भारतीय शैली निर्मित स्थापत्य वास्तुकला राक कट आर्किटेक्ट का अद्भुत नमूना है। मध्य प्रदेश में स्थित है। होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर पिंजौर हरियाणा में है। भारत में चूना पत्थर की गुफा बोरा की गुफाएं हैं। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला कर्नाटक राज्य में है। काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया गोलकुंडा का किला है। एलोरा गुफाएं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण दर्शाती हैं। और हिमाचल प्रदेश में करदांग मठ स्थित है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी की बीच अवधि से संबंधित है। सांची का स्थान है। अब यह नीचे फोडोंग मठ स्थित है सिक्किम में। प्रसिद्ध तवांग मठ है, कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट कि तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन धर्म से संबंधित है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती है। गोवर्धन मठ स्थित है पुरी में। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर जिले में। गृडेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। लोकप्रिय शैल कीर्तित मूर्ति गंगावतरण भारत के महाबलीपुरम स्थान पर पाई जाती है। राजप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वहीं दामोदर और वेरा नदियों का संगम है। यह झारखंड में स्थित है। तो कभी कभी पूछा क्वेश्चन कि राजप्पा एक शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को कुषाण वंश ने विकसित किया था। 3 विभिन्न कालों जैसे कि मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ है इलाहाबाद प्रयागराज में। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था। तो इसको नरसिंह देव ने बनवाया था। महाबलीपुरम स्थित है। एकाश्म पत्थर से बना हुआ है। इसको रथ मंदिर भी कहा जाता है। शिव गुफा स्थित है एलिफेंटा गुफाओं में।
पट पट्टदकल में स्थित स्मारकों का समूह है। कर्नाटक में भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स बिंद रेंज में स्थित है। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में है। द्रविड़ पद्धति के मंदिर में वास्तुकला का प्रतिनिधित्व विमान के द्वारा होता है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित हैं। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर है जिसको सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर बासर में है। उड़ीसा के जौघड़ में अशोक का शिला अभिलेख स्थल स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है। राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनवाया गया था। कैलाश का मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव फर्स्ट के शासनकाल में बना था। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर भारतीय देवता शिव को कपिलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। और निशुंभनी देवी का मंदिर चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। भारत के राज्य में अजंता और एलोरा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है? तो यह महिषासुरमर्दिनी मंदिर है। बोरोबुदुर का मंदिर इंडोनेशिया में स्थित मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन इससे पूछे स्टैटिक जीके में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिरजा मंदिर राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ओडिशा में स्थित है। महाबलीपुरम में 5 रथों में 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव। 5वें रथ में द्रौपदी रथ है। धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में है। रड़कपुर में स्थित प्रसिद्ध एक मंदिर जैन मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। प्राचीन नीमाराना बावड़ी राजस्थान के अलवर में है। प्राचीन साहित्य देखते हैं आप कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक रोमन लेखक वशिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में से एक मनुस्मृति संस्कृत में लिखी गई है। 12वीं ईस्वी में लिखी गई पुस्तक रजत तरंगड़ी कश्मीर के इतिहास के बारे में है। अब देखते हैं कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने किया था। पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय के बारे में कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। मेघदूत की रचना कालिदास ने किया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका भारतीय समाज में 7 वर्गों के बारे में उल्लेख करता है। नाट्यशास्त्र के बारे में हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण भट्ट जिसने हर्षचरित का मतलब रचना की थी। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम कालिदास की कृति है। कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत ब्यौरा रजत तरंगिणी में मिलता है। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत की प्रेम कहानी है। फिर रजत तरंगिणी कल्हड़ की है। अभी हमने देखा कि इसमें कश्मीर का क्या है कि पूरा व्यवस्थित इतिहास है। कल्हड़ की बुक है रजत तरंगिणी। कल्हड़ एक लेखक थे जिन्हें कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी है। अब देखते हैं कि अश्वघोष दरबारी कवि था। कनिष्क का संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी पुस्तक व्याकरण से संबंधित मीमांसा सूत्र जैमिनी ऋषि ने लिखा था। शिव को हिमेंसांग ने लिखा था। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों को जिन्हें संगम कहा जाता है तो मदुरै में आयोजित किया गया था। अमुक्त मालदा कृष्णदेव राय ने लिखा था। अलबरूनी की प्रसिद्ध किताब हिंद रवि भाषा में है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। कटु सतता को दर्शाने वाला सामाजिक मृच्छकटिकम ये शूद्रक ने लिखा था। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम इसको इलंगो आदिगल ने लिखा। शिल्पाधिकारम के बारे में पूछा है। बाण भट्ट ने द्वारा लिखी गई पुस्तक है कादम्बरी। चित्रकला देखते हैं कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBW मिट्टी के बर्तनों का प्रकार है। 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच के अवधि के दौरान बंगाल में प्रचलित मूर्ति कला की शैली को कहा जाता तो ये पाल शैली को कहा जाता था। अब देखते हैं कि भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तैली रंगों का प्रयोग किया था। पश्चिमी अफगानिस्तान में किया गया था। अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है तो जातक कथाएं से संबंधित है। यानी कि जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जिसको अजंता की गुफाओं में चित्रकारी के द्वारा दर्शाया गया है। अब विविध में देखते हैं अरब यात्री सुलेमान भारत आया था 9वीं शताब्दी के मध्य में। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था क्षत्रिय वर्ग। हेमिस मठ कहाँ है? तो लेह में है। आटविक राज्य ने संबंधित किया तो वन साम्राज्य को राजा आम्भी था तक्षशिला के। और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। मांडू को अपनी राजधानी बनाया था होशंग शाह ने। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, वेनस्वांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए नाम प्रयुक्त किया गया था तो उसको स्वर्ण भूमि कहा गया था। हम देखते 14वें गुरु हैं जो दलाई लामा और धर्मशाला में रहते हैं। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो इटली से आया था। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना सर्वप्रथम किस भारतीय ने किया था? तो भास्कराचार्य ने किया था। प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था शतरंज। दक्षिण भारत में कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारसी नव वर्ष को नवरोज कहा जाता है। कोलथुनाडु
वल्लुवनाडु थेक्कुमकुर भारत के केरल राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को प्रशस्ति अभिलेख के रूप में जाना जाता है। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना किसने की थी? जैमिनी ने किया था। कई बार पूछा है कि पूर्व मीमांसा की रचना किसने? तो जैमिनी ने की है। आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। और इसमें मेडुअल हिस्ट्री के बाद फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ऐसे ही इसका एक सीरीज बनाऊंगी मैं, तो जिसमें आप लोग आगे वीडियो को देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट है कि गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। वाकाटक वंश का सीधा संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से था। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेरनागा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और ताम्रलिप्ति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था एक प्रांत। भुक्ति मतलब एक प्रांत को कहा जाता था। गुप्त प्रशासन के संबंध में विधि ये पूछा हुआ है, पीसीएस में भी पूछा है कि प्रशासनिक इकाई है विधि। और गुप्त शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी वंश की लड़की से, मतलब जो उनकी लिच्छवी वंश की थी, उनसे उन्होंने विवाह किया था। गुप्त राजवंश ने 319 से 350 ईस्वी के बीच में भारत पर शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी चंद्रगुप्त था। गुप्त शासकों ने ये लिखा है हलीवकर नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल के कारण, मतलब हल के द्वारा कृषकों से लिया जाने वाला था, इसीलिए इसको हलीवकर कहा जाता था। चीनी यात्री शुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया था। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पर यात्रा करने वाला चीनी यात्री शुंग यून था। गुप्तोत्तर में देखते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग आया था। भारतीय सम्राट ने हर्ष की जीवनी हर्षचरित, बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। राजा शशांक ने जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वो गौड़ का था, मतलब गौड़ साम्राज्य का शासक था। चीनी यात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था तो वेनसांग था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय 618 ईस्वी में हो गई थी। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था, राजवर्धन ने किया था। अब देखते हैं कि दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में कि प्रारंभ में जो राष्ट्रकूट थे वो चालुक्यों के अधीनस्थ थे। दक्षिण भारत में पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पांड्य वंश का था नेन्दुज चेलियन द्वितीय था। चोल राजा राजराज प्रथम गद्दी पर बैठा था 985 ईसा पूर्व में। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान कर, जिसे शाब्दिक रूप में हिरण्य गर्भ कहा जाता है। तो कभी कभी पूछा है कि हिरण्य गर्भ क्या है, तो ये दंती दुर्ग ने करवाया था। चोल प्रशासन में सभा गाँव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बुलाई जाती। तो सभा क्या थी? ब्राह्मणों द्वारा बुलाई जाती थी, जो गाँव के सदन होती थी। मदुरै शहर पांड्य राजाओं की राजधानी था। सभा और उर दो प्रकार के ग्राम सभाओं का वंश चोल वंश में मिलता है। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाएं थी। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का जो कि चालुक्य शासक था उसका दरबारी कवि था। और चोल क्या था? चोल वंश के शासक चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। कवि बिल्हड़ ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य की जीवनी लिखी थी। विक्रमादित्य शिक्षा अपने दरबारी कवि बिल्हड़ की उसकी जीवनी लिखी थी। राजवंश उसका कौन सा राजवंश था? तो चालुक्य राजवंश था। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक कर्नाटक राज्य में। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बसन्ना नामक एक ब्राह्मण के, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्यों के दरबार में मंत्री थे। रानी रुद्रम्मा देवी का संबंध किस वंश से? तो काकतीय वंश से। रानी रुद्रम्मा प्रसिद्ध शासक थी काकतीय वंश की। बादामी चालुक्य राजवंश के वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी 2वीं शताब्दी में सातवाहनों के महानायक थे। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल सबसे पहला राजेंद्र प्रथम।